स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 2000 लोन दहिंदगान जिन्होंने अपने जो भी उन्होंने कर्जा जात लिए हैं उसको वापस नहीं किया, उसकी फहरिस्त भी शाया की जाएगी। ये जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। बाय द वे, ये बात शुरू करने से पहले आपको ये भी बताती चलूँ कि कल हुकूमत वक्त ने इस बात की भी एक इसको अग्रीमेंट दे दिया, इसको इजाज़त दे दी है कि मुल्की फ़लाह के लिए, सिक्योरिटी के लिए आपकी टेलीफोन्स को, आपकी कॉन्वर्जेशंस को और ख़ास तौर पे आपके जो भी ईमेल या इसके अलावा जो एक्सचेंजेस होते हैं उसको हुकूमती सतह पे टैप किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। अमेरिका में ये बात हमने देखा था कि 2001 के ट्विन टावर्स के हमले के बाद सामने आई थी, जिसको पेट्रियट एक्ट कहा गया था। पाकिस्तान में भी जो इसको कहते हैं कि आपके जो बेसिक हुकूक है उसकी एक तरह से सल्बी है कि अब स्टेट के पास ये इख्तियारात मौजूद हैं कि वो आपकी निजी ज़िंदगी, आपकी हर कॉन्वर्जेशन को टैप कर सके। बहरहाल जी, आगे चलते हैं। राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत ये 1000 से ज़्यादा लोन डिफ़ॉल्टर्स की शाया की जाएगी लिस्ट। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। किस तरह देखते हैं इस खबर को आप? देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं वो तकरीबन 1000 अरब रुपए हैं। एक्चुअली अगर आप देखें तो 995 बिलियन रुपीस। ये डिफॉल्टेड लोन वो हैं नॉन परफॉर्मिंग, जबकि बड़े पैमाने पर कर्जे माफ़ किए जा चुके हैं। वो माफ़ जब हो जाते हैं तो इस फहरिस्त से निकल जाते हैं, वो फहरिस्त अलग है माफ़ की। लेकिन जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि बैंकों ने 922 अरब रुपया अपनी आमदनी से निकाल के अलग कर दिया है, जो कि हक था डिपॉजिटर्स का। क्योंकि खाते हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। तो 31 दिसंबर 2023 को 922 अरब रुपए की अपनी आमदनी से उन्होंने अलग रख दी है। इसका मतलब ये है कि 900 अरब के कर्जे माफ़ करने की तैयारी है, जिसको आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। तो असल मसला ये नहीं है कि लिस्ट शाये होती है नहीं होती। असल मसला ये है कि जिस तरह ये कर्जे दिए गए, जिस तरह इनकी मॉनिटरिंग की गई, उसमें कितनी लैप्सेस हुई, वसूल क्यों नहीं करना चाहते, जो डिफ़ॉल्टर्स हैं वो कितने पावरफुल हैं, कहाँ कहाँ बैठे हैं, उनसे वसूली की कोई बात की जाएगी या नहीं। क्योंकि अभी माजी में हमने ये देखा है कि जब भी डिफ़ॉल्टर्स लिस्ट शाये होती है, मसला मोइन कुरैशी ने की थी जब वो निगरान वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त ये हुआ था कि फ़ौरन बाद जो है स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर इशू किया कि जनाब आप कर्जे माफ़ करना शुरू कर दें। इसके बाद 5 साल के बाद दूसरा सर्कुलर इशू किया। एक और सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि ये जो आपने भी इसको उठाया, एक तरह से टच अपॉन किया कि ये जो लोन डिफ़ॉल्टर्स हैं, इनकी मज़ीद इनके बारे में कुछ डिटेल्स मिल सकती हैं? ये किस नौइयत के हैं? क्या इन्होंने कारोबारी वजूहात की वजह से या सनती ये फैमिलीज़ हैं जिन्होंने अपने कारोबार को वसअत देने के लिए ये लोन्स लिए थे? हमेशा कहा जाता है कि जब बैंक्स के लोन्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा बोरोवर तो गवर्नमेंट इटसेल्फ है। तो ये ज़रा समझाने की कोशिश कीजिए कि ये 1000 जो लोन डिफ़ॉल्टर्स हैं, आपकी राय में ये कौन लोग हैं? ये बड़ा आम नुक्ता आपने उठाया है, इसलिए कि इस वक्त हुकूमत को जो कर्जे दिए गए हैं वो तकरीबन 27,000 अरब के हैं जी, और 12,000 के कर्जे जो है ना वो कर्जे दिए गए हैं, जिसमें निजी शोबा भी शामिल है। तो इसमें जो बड़े बड़े सनती ग्रुप्स भी हैं, कुछ आदी नाइंगान भी हैं, कुछ पावरफुल लॉबी के लोग भी हैं, कुछ वो भी हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। अब आप देखिए कि 22% जब आप डिस्काउंट रेट कर देंगे तो वो जिन लोगों ने कर्जे लिए थे उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि वाकई नहीं पे कर सकते, वो तो देखा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जिसको हम कहते हैं आदी नादहिनगान, हैबिचुअल, और वो बार बार उनके कर्जे वो डिफ़ॉल्ट करते हैं, बार बार वो कर्जे माफ़ करते हैं। यानी ऐसे भी हमें पता है कि एक जो सनती ग्रुप है उसने शायद 1 दर्जन दफ़े से ज़्यादा जो है वो अपने कर्जे माफ़ कराए। ये सब इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये तमाम ग्रुप्स जो इस वक्त अपने कर्जा जात वापस करने से कासिर हैं, ऐसा नहीं है कि ये दिवालिया हो गए हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने ऑफशोर बड़ी बड़ी अहम कंपनीज बना ली हैं। यानी इसका मतलब है कि ये कर्जे यकीनन परफॉर्म कर रहे थे, जिस भी बिजनेस में इन्होंने डाले अच्छा मुनाफा कमाया, लेकिन वो मुनाफा पाकिस्तान में ठहरा नहीं, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो गई। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी हुआ है, खुद पाकिस्तान में असासे बनाए गए हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है जिसको मैं मुल्की पनामास कहता हूँ, उनकी तो कोई बात ही नहीं करता। अगर एक 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो 2 करोड़ में रजिस्टर होती है, तो जो 18 करोड़ का चोरी का पैसा है वो भी वहाँ लग गया, तो कुछ पैसे बाहर चले गए और फिर वो रेमिटेंसेस के जरिए वापस आ जाते हैं। लेकिन कई हज़ार अरब रुपए के चोरी के पैसे प्रॉपर्टी में भी लग चुके हैं, और
लेकिन वो बुक्स में नहीं आती, क्योंकि जिसको हम कहते हैं ब्लैक को वाइट करने के यहाँ पे 100 तरीके हैं, जिसमें एक बड़ा तरीका आपकी इत्तला के लिए यानी हमारे व्यूअर्स के लिए हम बताते चलें कि रेस्टोरेंट्स भी हैं। अगर आप रेस्टोरेंट्स को देखें और देखें कि भरे हुए हैं, लेकिन ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस पाकिस्तान में नहीं है। कई लोग कहते हैं ये जो यकायक किसी भी हमारी लोकल रेस्टोरेंट की 15,000 आउटलेट्स खुल जाती हैं, चेन्स बन जाती हैं, वो ये भी ब्लैक मनी वाइट हो रहा है। लेकिन कतई नज़र इससे शायद साहब क्या ये पॉसिबल है, जैसे आपने खुद कहा कि आप एक तरफ तो कर्ज़ों को माफ़ करने की बात की जाती है, क्या इसके लिए कोई ऑस्टेरिटी स्कीम नहीं हो सकती कि कुछ परसेंटेज ही एटलीस्ट ये नॉन परफॉर्मिंग लोन्स को रिकवर किया जा सके? देखिए, बात दरअसल ये है कि बैंकों की बुनियादी जिम्मेदारी यही है कि वो उन कर्ज़ों को रिकवरी की एफर्ट्स करें। लेकिन एक तो बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी अशराफिया की मईशत है, तो जो पावरफुल लॉबी होती हैं वो कर्ज़े माफ़ भी कराते हैं, डिफ़ॉल्ट भी करते हैं, एक दफ़ा कराते हैं और फिर पार्लियामेंट में भी पहुंच जाते हैं। उनका असर रसूख होता है, हुकूमत की पॉलिसियों पर वो असरअंदाज होते हैं। तो ये स्टेट बैंक की और बैंक की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन आप नहीं समझते कि स्टेट बैंक इस बात पे एक्शन ले सकती है? देखिए, एक तो नंबर 1 हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री ने वो वक्त भी देखा कि इनके पास फंड्स मौजूद होते थे लेकिन लोन लेने वाला कोई नहीं था। लेकिन क्या कोई ऐसी कानून साजी, कोई ऐसे रूल्स एंड पॉलिसीज़ नहीं बनाए जा सकते? आपने जैसे खुद कहा कि जो हैबिचुअल लोन डिफ़ॉल्टर्स हैं, एटलीस्ट उनकी कोई रोकथाम हो, यानी ये सिलसिला तो कम से कम बंद हो कि वो हमेशा आते हैं, लोन लेते हैं, डिफ़ॉल्ट करते हैं और चांदी ही चांदी उनकी। नहीं, देखिए ना, स्टेट बैंक ने कुछ चीज़ें तो रखी हैं और डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट भी पब्लिश होती, वो जो बैंकों को पता होती है, लेकिन अशराफिया इतनी पावरफुल है कि वो मुख्तलिफ नामों से उसको पैसे हासिल कर लेते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि जब 922 अरब रुपया, बड़े अहम बात दोबारा बता रहा हूँ, 922 अरब रुपये उन्होंने प्रोविज़न में डाल दिए हैं, आमदनी से अलग कर दिए हैं, खातेदारों को नहीं दिए, कि वो तो 900 अरब के कर्जे माफ़ करने की तैयारी कर चुके हैं। अब आपने प्रोग्राम के तहत आवाम को बेदारी दी जा रही है, हुकूमत पर दबाव डाला जाए, स्टेट बैंक पर दबाव डाला जाए कि 922 अरब की प्रोविज़न का मतलब ये नहीं है कि आप इनको माफ़ कर दें। जिम्मेदारी का तयन हो, स्टेट बैंक देखें, एक्सटर्नल ऑडिटर्स देखें। देखिए, एक तो इंटरेस्टिंग बात ये होती है, आपने बिल्कुल वजह फरमाया शायद साहब, कि माफ़ी तो कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि हम अब आजकल भी देख रहे हैं कि अगर पार्लियामान में आपके पास 25 एयर टिकट्स की पहले मरात मौजूद थी, वो 30 कर दिए गए, लेकिन ये मुफ्त टिकट तो है नहीं, इसको आपने और मैंने पे ऑफ करना है। अब आपके और मेरे ऊपर एक नया एयरपोर्ट टैक्स लगता है, चाहे हम डोमेस्टिक फ़्लाइट लें या फिर हम इंटरनेशनल फ़्लाइट लें। तो देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। अगर बैंक्स ये तैयारी कर भी चुके हैं तो फिर आम इंसान, जो पाकिस्तान का आम शहरी है, वो तैयार हो जाए कि मज़ीद बोझ बढ़ने वाला है। देखिए, बिल्कुल वाज़ेह है, जैसे भी आपने बात की कि एक तो प्रॉपर्टी का मैंने आपको बताया कि काला धन वहाँ जा रहा है, एक और कि हमारा 111(4), मैं आपको बताऊँ, हैरान होंगे, आपको फिगर दे रहा हूँ मैं कि 2011 से 2025 तक 14 बरसों में पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा हुआ $6 अरब। और उन्होंने कई हज़ार अरब रुपए की मरात ले ली, कर्जे भी लिए। दूसरी तरफ जो रेमिटेंसेज हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) के तहत, जो कि वाइटनिंग होता है ब्लैक मनी का, उसमें इजाफा हुआ $30 अरब का। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। ये तो हम आपसे खेल लें कि रेमिटेंसेज में आपका इजाफा $30 अरब और बरामदात में $6 अरब, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। तो बेसिकली ये अशराफिया की मईशत है। हमें ये मानना चाहिए कि बैंकिंग बिजनेस में बाद लोगों को डिफ़िकल्टी होती है, राइट ऑफ करने पड़ते हैं, ये सारी दुनिया में होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से हैबिचुअल और जो पावरफुल लॉबीज हैं वो कर्जे माफ़ कराते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब मौजूद होने के लिए। और आपको बताते चलें कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो सिंध का है, उसने ये ऐलान किया है कि वो अपने टारगेट को सरपास कर चुके हैं। 13 बिलियन का इनके पास टारगेट था और ये तकरीबन 143 बिलियन इन्होंने कलेक्ट किया है। ज़बरदस्त। वो कहते हैं कि जी हमने अपने टारगेट्स को एक्सीड किया है।